conversation now. I'm Pradeep Nambiar. This we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. As we always say that the law is a crystallization of habits and thoughts of the society. When a society degenerates or the moral fibers impaired, the legal system reflects its depravity. We are joined by esteemed guests in the studios today. We have Mr. Ajay Pathak ji from the Bharatiya Janata Party. Pathak Sahab, welcome, namaskar and welcome to the show. Pathak ji, welcome to the show after a long time. Jai Bharat, Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram. We've got Arzu Khan Sahab from the Ardhedi Rashtriya Janata Dal. Welcome to the show, Arzu Khan Sahab. Namaskar, welcome to the show. And shortly, Namaskar, salam, namaskar. Namaskar, namaskar. And shortly we'll be joined by Gopal Tiwari from the Indian National Congress. We discuss three important points today. Elections in Maharashtra, November 20. The results are going to be November 23. महायुति ने पूरे तिजोरी गरीबों के लिए खोल दिया है. Among the most popular schemes, BMC बोनस डिक्लेयर कर दिया. लाड़की बहन स्कीम है अलग अगर, और मुंबई करो के लिए पूरे मुंबई के टोल नाका मुक्त कर दिया. टोल फ्री मुंबई पूरे तिजोरी गरीबों के लिए खोल के रखा है. कांग्रेस के हिसाब प्रियंका गांधी इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट द सीट फॉर वायनाड बाय इलेक्शंस वेयर राहुल गांधी वेकेटेड. और राहुल गांधी जी ने खाया है कसम की महायुति का भ्रष्टाचार का पंचनामा राहुल गांधी जी उजागर करेंगे. तेजस्वी यादव जी ने आलोचना किया एनडीए महाराष्ट्र लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स स्पेशली आफ्टर बाबा सिद्दीकी एपिसोड मर्डर के हिसाब से. अजय पाठक साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं. Elections declared November 20, results on November 23. महायुति एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट. आपने पूरे गरीबों के लिए खजाना खोल कर रखा है. आपने लाड़की बहन में पूरे महाराष्ट्र में एक लहर कर दिया है. आपने मुंबई करो के लिए बीएमसी के जितने स्टाफ है उनको बोनस डिक्लेयर किया जबरदस्त तरीके से, और मुंबई के लिए पूरे एंट्री पॉइंट्स खोल दिए, टोल टैक्स मुक्त कर दिया. क्या यह सब जीत का संकेत है? कैसे देखते हो पाठक साहब? प्रदीप जी, आपको और आपके हमारे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को सभी को मेरा नमस्कार है. और इस महापर्व में महाराष्ट्र की जनता को मेरा नमस्कार है कि महाराष्ट्र की जनता 13 करोड़ जो महाराष्ट्र की जनता है वो अपने मत से अपने मत की सरकार को चुनेगी. अपने मत से अपने मत की सरकार को चुनेगी जो उसको निरंतर विकास दे सके, जो उसको निरंतर प्रगति के राह पे ले जा सके, जो निरंतर इस महाराष्ट्र की प्रगति कर सके. इको बहुत हो रहा है, थोड़ा ठीक करवाइएगा. बहुत इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करने के लिए बोलिएगा. जी, तो महाराष्ट्र की जनता इस पर्व में सम्मिलित होकर के मेरी अपील है कि सभी लोग वोट दें. सबको अपने वोट के अपने मताधिकार के प्रयोग को करना चाहिए और इस लोकतंत्र के पर्व में सभी को अपने अपने मत का प्रयोग करना चाहिए. और जहां तक पॉलिटिकल बातें रही, जहां तक दूसरी चीजें रही, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी इसीलिए जाती है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार रिपीट ही इसीलिए होती है. अब जहां भी हमारे सरकारें आती हैं वहां रिपीट इसीलिए होती है. इसीलिए जैसे आप गुजरात से चालू करके मध्य प्रदेश आइए, छत्तीसगढ़ आइए, राजस्थान आइए, उत्तर प्रदेश आइए या केंद्र की सरकार को आइए, हम जहां सरकार बनाते हैं वहां रिपीट वहां की जनता हमको इसलिए करती है कि हम विकास के रास्ते पे चलने वाले हैं और विकास करने वाले हैं. सतत विकास हमारा नारा है. अंत्योदय से लेकर के और इस देश को सुपर पावर बनाने का हमारा संकल्प है. इस देश को आंतरिक सुरक्षा से चाक चौबंद करना है. इस देश में जितनी प्रॉब्लम है उन सबको खत्म करना है. और पिछले 10 सालों में हमने वो करके दिखाया. और पिछले 7.5 सालों में महाराष्ट्र के अंदर हमने जो निरंतर विकास किया है, पहली 2014 में भी हमारी सरकार आई गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत में, 2019 में भी हमारी सरकार आई,
गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत में, लेकिन एक हमारे पार्टनर ने हमको धोखा दिया, हमारे पीठ में छुरा भोंका। इस कारण कुछ दिन के लिए वो लोग चले, लेकिन जब उनके विधायकों ने ये समझ लिया, उनको ये समझ आया कि हम जिस हिंदुत्व के मुद्दे पे, जिस विकास के एजेंडे पे हम वोट लेकर के आए हैं, जब हमको दोबारा अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा, तो हम इनके जिनके साथ जीवन भर लड़ते रहे, जिन भ्रष्टाचारियों के साथ बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उनके साथ जब उद्धव ठाकरे घुटने टेक दिए, उनके जब खेमे में चले गए, तो उनके सारे विधायकों ने निर्णय किया और पूरी की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के उद्धव ठाकरे को उठा करके फेंक दिया। बचे बाप बेटे हैं, उनकी पार्टी बची, बाकी पूरी पार्टी शिवसेना, जो शिवसेना थी एक्चुअल, वो हमारे साथ आकर के सरकार बनाई और 2.5 साल की हमारी सरकार शानदार चली। इस जनहित के काम जितने भी उद्धव ठाकरे ने आते ही रोक दिए थे, कांग्रेस की सरकार ने रोक दिए थे। कांग्रेस और उनके नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जितने भी प्रोजेक्ट थे, चाहे मुंबई के नहीं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, जितने भी विकास के प्रोजेक्ट थे, उद्धव ठाकरे जिस दिन मुख्यमंत्री बने, विद इन वीक उन्होंने सारे विकास के प्रोजेक्ट को रोक दिया। एक हफ्ते में सब कुछ खत्म कर दिया था, रोक दिया था, सारे बजट खत्म कर दिए। इसलिए उनके विधायकों ने देखा कि ये तो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप से चलाने वाले लोग हैं। मंत्रालय पूरे 2.5 साल में 2 दिन मंत्रालय गए, तो उनको उठा करके घर में ही बैठा दिया उनके विधायकों ने। और शिंदे साहब के नेतृत्व में सारा का सारा शिवसेना हमारे पास आया और गवर्नमेंट बनी। 2.5 साल हमारी गवर्नमेंट शानदार चली है, शानदार चली है। और इसीलिए हम ये मैंडेट मांगने जा रहे हैं इस बार, उससे भी बड़ा जो उद्धव ठाकरे ने धोखा दे करके 2019 के असेंबली में गए थे, उससे भी बड़ा मैंडेट इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति है अजीत दादा के साथ, वो मिल करके ले आएंगे। इस बार हम 200 से ज्यादा सीटें जीत करके ले आएंगे। ये मेरा आपके माध्यम से ये मेरा वादा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 200 सीटें से ऊपर जीतेगा। पाठक साहब, आपने उद्धव ठाकरे जी के बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा है कि आपने, महायुति ने बेवफाई किया है ना। नॉट ओनली आपने उनके पार्टी तोड़ा, आपने शरद पवार साहब का पार्टी तोड़ दिया, मगर लोगों से बेवफाई किया। और टाटा, रतन टाटा के नाम से उन्होंने, टाटा ने नमक देकर छोड़ के गया था भारत को सॉल्ट, मगर आपने सॉल्ट पैन पूरे अडानी को बेच दिया। मींस उद्धव ठाकरे जी ने कुछ ही दिन पहले भी हॉस्पिटल में थे, वो आलोचना किया था, इस प्रकार से आलोचना किया था बेवफाई का। प्रदीप जी, पूरी महाराष्ट्र की जनता जान रही है कि श्रद्धेय बाला साहब के हिंदुत्व को किसने बेच करके, गिरवी रख करके, घुटने टेक करके कहां जाकर के बैठ गए थे। जिस बाला साहब कहते थे कांग्रेस के साथ युति करने से पहले, कांग्रेस के पास जाने से पहले मैं अपनी दुकान को ताला लगा दूंगा, इनके साथ मैं कभी जीवन में नहीं जाऊंगा, उसी कांग्रेस के पास जाकर के उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को गिरवी रख दिया, बेच दिए। और किस प्रकार से अब मुख्यमंत्री हमको बनाया जाए, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए, दिल्ली दरबार से लेकर के और शरद पवार के यहाँ घुटने टेक रहे हैं, घुटने टेक करके कि किसी तरह से हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे की औकात को लोग जान गए हैं कि इसका हमको कोई फायदा नहीं है। उनसे जितना यूज करना था कर लिया, उठा करके फेंक दिए हैं उद्धव ठाकरे के। अब उद्धव ठाकरे बेचारे तड़प रहे हैं। कांग्रेस तो देख ली ना, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने यह आकलन कर लिया, उद्धव ठाकरे जिस वोट के बदौलत ये अपनी ताकत दिखाते थे, वो सारा का सारा शिंदे साहब के पास चला गया। इनका वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हुआ, ना ही उनको गया। इनकी जो सीटें आई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की युति की वजह से आई। कांग्रेस के समझ में आ गया कि अगर हमारे साथ इनका गठबंधन नहीं हो रहा होता तो ये एक सीट नहीं जीत पाते, सिंगल एक सीट पूरे लोकसभा की नहीं जीत पाते। इसलिए कांग्रेस ने, जो लोकसभा के पहले इनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानती थी, लोकसभा के बाद उठा करके फेंक दिया कि इस आदमी का कोई मतलब नहीं है। अब दर दर बेचारे भटक रहे हैं और बीजेपी को कोस रहे हैं। उनका काम ही यही है। महाराष्ट्र की जनता ने, और खास तौर से जो हिंदुत्व को मानने वाली थी, जो बाला साहब को मानने वाली जनता थी, उद्धव साहब को पूरी तरह से बाप बेटों को नकार दिया।
मैं वेलकम गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, वेलकम टू द शो। गोपाल तिवारी जी फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल जी, कैन यू हियर मी? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वी आर जॉइंड विद अजय पाठक जी फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। आरजू खान साहब है आरजेडी से और आप है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। मैं पहले आरजू खान साहब के पास जाऊं। आरजू खान साहब, तेजस्वी यादव जी ने, आपने सुना, अजय पाठक साहब से सुना, बीजेपी ने पूरे खजाना खोल दिया गरीबों के लिए, चाहे वो लाड़की बहन स्कीम हो, बीएमसी एम्प्लॉयज को बोनस देने वाली बात हो, पूरे मुंबई को टोल मुक्त करने वाली बात हो। बीजेपी ने टोटल खजाना गरीबों के लिए खोल दिया है। अब बहुत पॉपुलर स्कीम्स लेके आए हैं। मगर तेजस्वी, आप कैसे इस एनालिसिस को देखते हो? आप इंडिया अलायंस देखिए, बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और ये कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही सीखा होगा। इन्होंने धोखा इन्होंने दिया, बाला साहब के वारिस को धोखा इन्होंने दिया और बात क्या करते हैं, उसको हिंदुत्व का चोला पहनाते हैं। यानी कि संवैधानिक पद पे बैठते हुए देश से बड़ा हिंदू मुसलमान इनके नजर में है। क्योंकि मैं यही जानता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के, हिंदुस्तानियों के, भारतवासियों के वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि 62 सीटें क्या कम हो गई, 62 सीट्स अगर कम हो गए लोकसभा के इलेक्शन में, तो ये ध्रुवीकरण करते हैं। और जो चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हैं उसकी पूरी तरह से वो बर्बाद करते हैं, उसको पूरा खंडित खंडित करके रख देते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी, ये इनकी विचारधारा है। और मैं ये भी बता दूं कि ये विचारधारा ये सीखेंगे, वो वजह है अंग्रेजों से सीखेंगे। अंग्रेजों की विचारधारा थी डिवाइड एंड रूल और वही पॉलिसी लेके आए हैं। इनके बार बार बातों में देखे, इन्होंने कहा धोखा। अरे पूरे देश की आवाम जानती है, पूरे देश की जनता जानती है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे जी को धोखा दिया और उसका बदला भी लोकसभा में लिया। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलना है, स्किल इंडिया के बारे में झूठ बोलना है, मेक इन इंडिया के बारे में झूठ बोलना है, हंगर इंडेक्स के बारे में लेके झूठ बोलना है, एनवायरमेंटल इंडेक्स के बारे में लेके झूठ बोलना है। सिर्फ झूठ बोलना है और देश की संवैधानिक संपत्तियों को, जो देश की संपत्तियां थी, उसको बेचना है, देश को गिरवी रखना है। और ये गिरवी कौन रखता है, ये सारे लोग जानते हैं, देश के सब लोग जानते हैं। तो इनकी क्या इनका मतलब दिमाग है, किस तरीके से बताते हैं, ये इनका अपना एनालिसिस है। आप देश की करिए, देश की एकता और अखंडता की बात करिए और बात करिए कि आप जनता का जनादेश मानिए। लोकसभा में नहीं माने, विधानसभा में भी दिखा देंगे महाराष्ट्र की जनता। और इंडिया अलायंस का जनाधार बढ़ा है। उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें सबसे ज्यादा पता चला इंडिया अलायंस जीतती है। आप किस चीज का दम ठोकते हैं, आप किस चीज का दम ठोकते हैं? आरजू खान साहब, तेजस्वी यादव जी ने लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स महाराष्ट्र में, एक इंसिडेंट बाबा सिद्दीकी के इंसिडेंट मर्डर के हिसाब से उन्होंने कहा कि देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन महाराष्ट्र। क्या कितना सच्चाई है इस बात में? आरजू खान, कहीं भी अगर एक भी अगर आदमी की, एक भी अगर भारतवासी की अगर हत्या होती है और इस तरीके से हत्या होती है तो वो बहुत दुखद है। और आप कहते हैं कि हम मजबूत सरकार है और पता चलता है कि एक माफिया सरगना, एक आतंकी जेल में बैठ के सब कुछ करवाता है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठते हैं और कहते हैं कि बहुत मजबूत हो गया देश। कैसे मजबूत हुआ, थोड़ा बताइए ना। देश के अच्छे अच्छे लोग मर रहे हैं और कोई जेल में बैठ के किसी की सुपारी ले लेता है और आप कहते हैं, दम ठोकते हैं कि हम बहुत मजबूत सरकार है। अरे आप मजबूर सरकार हैं, आप अडानी और अंबानी के पैरोकार हैं, आप मजबूत नहीं है, आप उनके लिए गुलामी करते हैं। साहब माफ करिएगा, आप गुलाम सरकार हैं और बहुत मजबूर हैं। इतना मजबूत होने के बाद भी पता चलता है आप बिहार में आते हैं और बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी से आप अपना जो है कहते हैं कि मुझे बैसाखी का सहारा दे दीजिए। आप इतने मजबूर हैं। तो इनका ये चाल चरित्र और चेहरा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये हमेशा से धोखा देते आए हैं। बिहार में नहीं दिया था क्या? इनके हनुमान बने फिरते थे चिराग पासवान जी हमारे, उनको घर से बेघर कर दिया, उनकी पार्टी का सिंबल भी छिनवा दिया। यही इनका चोली दामन का रिश्ता है और महाराष्ट्र में भी इन्होंने वही किया। यही असलियत है और मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी,
इन्होंने जो उद्धव ठाकरे के जो पीठ में जो खंजर भोंका है ना, उसका जवाब जरूर देगी महाराष्ट्र की जनता। गोपाल तिवारी जी, आप पाठक साहब ने कहा कि जिस प्रकार से महायुति ने जबरदस्त काम किया, तिजोरी खोल के रखे, गरीब लाडकी बहन स्कीम, गरीब कल्याण योजनाएं, पूरे बीएमसी को बोनस डिक्लेयर कर दिया सवेरे, और जितने टोल पॉइंट से पूरे मुंबई को टोल मुक्त कर दिया है। नहीं, बहुत सारे गरीब कल्याण योजना। क्या ये इससे जीत हासिल होगा गोपाल तिवारी जी? सर देखो, आखिरी में हजार 1200 निर्णय लेना मंत्रिमंडल की मीटिंग लेके, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इन्होंने जब समय था, समय के रहते इन्होंने कुछ निर्णय देश के राज्य के हित में, हमारी लाड़की बहन के हित में नहीं लिए। अगर लेना है तो इनके पहले लेते थे, वो बजट में प्रोविजन करते थे। फिर बाद में जैसा कि हम महाराष्ट्र में अंतुले जब थे, तभी हम संजय गांधी निराधार योजना, हमारी जो एक विधवा बहन है उसके लिए हम उस समय से एक एज ए अकाउंटेबिलिटी करके हम ये निभा रहे हैं। जहां भी देना है तो वो अपना मैनिफेस्टो में रहना चाहिए। देखो सर, अपने पास कोई ड्राइवर है और कोई कर्मचारी है, काम को है, वो दिन भर पूरा निकम्मा है, और जब रात को उसको पता चलता है कि कल उसकी नौकरी जाने वाली है, तो हड़बड़ा में जो चाहिए वो सब मालिक को खुश करने के लिए कुछ भी हरकतें करते बैठता है। ये इनकी स्थिति हो गई है। जब कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट के लिए आंदोलन पे बैठे हैं, उनके देने के लिए पैसा नहीं, हाईकोर्ट फटकार लगा रही है, इनका पैसा दो नहीं तो हम लाडली बहन योजना बंद कर देंगे, ऐसा हाईकोर्ट को बोलना पड़ता है। और ये सब होके भी इन्होंने मतलब ये ऐसे आखिरी हड़बड़ा में कौन से निर्णय ले रहा है। और हिंदू धर्म का पुरुषार्थ क्या है सर? अल्पसंख्यक, दुर्बल, इनकी रक्षा करना ये राजधर्म है। इनके काल में तो कश्मीरी पंडितों की हत्या हो गई थी, और ये क्या कर रहे? जब राजीव गांधी संसद को घेराव किया, तब जाके कश्मीर में 1990 में बीजेपी के सपोर्ट पे जो वीपी सिंह की सरकार थी, तब इनको वहां पे मिलिट्री भेजनी पड़ी। मणिपुर में क्या हालत है? सिर्फ ये बोलते हैं हम महिला को उनका सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन जो रिजर्वेशन देते हैं वो आफ्टर, मतलब जब जनगणना होगी तब। और ऐसा ये क्या महिलाओं के प्रति मजाक बना है। राष्ट्रपति मुर्मू जी के सामने जब इनको भारत रत्न देना है अटल जी अडवाणी जी को, तो उनका क्या आदर कर रहे हैं आप? जब उनको जब जहां बुलाना चाहिए सेंट्रल विस्टा में, वहां तो नहीं बुला रहे आप। और आप बोल रहे महिला सशक्तिकरण की बात। ये मतलब कथनी करने में इनका बहुत अंतर है। महाराष्ट्र कर्जे की खाई में जा रहा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र छल कपट की राजनीति से ये महाराष्ट्र की जनता ने इनको पहचान लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके जो भी महाराष्ट्र की अस्मिता है, क्या उनका, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू तक आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। 6-6, 7-7 साल आप अरबी समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू बनाने का भूमि पूजन करेंगे, कहीं से गंगा जल लाया, क्या करोड़ों रुपयों की एडवर्टाइजमेंट की, सब बताया, और आज तक उसको कुछ किया नहीं। ये क्या बात है? ये महाराष्ट्र का कोश्यारी आपके कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे। गोपाल जी, राहुल गांधी जी फुले कांग्रेस के बारे में कुछ भी बक रहे। कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि महायुति का भ्रष्टाचार का पंचनामा करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, पंचनामा ऑफ भ्रष्टाचार ऑफ महायुति। तो आप क्या एक कैंपेन चलाने वाले हैं, पूरे इनको एक्सपोज करने वाले हैं महायुति का भ्रष्टाचार को पंचनामा निकाल के? सर बिल्कुल करेंगे। ये बार इनके जो महाराष्ट्र से जो कई बड़े बड़े उद्योग जो गुजरात में चले गए हैं वो, और महाराष्ट्र का जो देखो रुचि शर्मा है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और इन्वेस्टमेंट है, उसने कहा कि एक जमाना था कि महाराष्ट्र 2014 के पहले महाराष्ट्र 2 नंबर पे था, अब 10 नंबर के बाहर गया। ये क्या है? तो ये सब बातें हैं। महाराष्ट्र में देखो 100 रुपए का स्टैंप ड्यूटी था एफिडेविट के लिए, 500 कर दिया, 5 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। अरे ये क्या मतलब है? और आप किसानों की बात करते, 1000 रुपया देते बोले मेहरबानी करते, और किसानों को जो फर्टिलाइजर है
जो किसानों को जो औजार चाहिए उसके ऊपर जीएसटी लगाई आपने। महंगाई की सीमा, मतलब इतना पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी ना महाराष्ट्र के गवर्नमेंट आप उसका टैक्स कर रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये सलाह देते थे कि कांग्रेस की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। अरे भाई आप तो आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं, आप क्रूड ऑयल का जो रेट है कितना कम हो चुका है, आप क्यों नहीं ग्राहकों को सहूलियत देते। तो ये आपकी मतलब छीना छुट्टी है, ये इसको महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से पहचान गई है। महाराष्ट्र कर्जे के खाई में जा रहा है और लास्ट मिनट में इतना हड़बड़ा के, अरे एक कोई हमारे अगर मंत्रिमंडल को कोई निर्णय लेना है, मैं पुणे पीएमसी कॉर्पोरेशन में था और मैं कोई प्रस्ताव देता हूं तो उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन का अभिप्राय लगता है, उसको बजट की प्रोविजन लगती है। ये कहां से हो गए, आखिरी 4 दिन में इतने हो गए। और गवर्नमेंट की जनता की पैसे से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट चालू किए और 4 राज्यों का चुनाव तक ये नहीं एक साथ ले सकते क्योंकि उनको हरियाणा में अपनी पूरी ताकत लगानी थी, इसलिए महाराष्ट्र को अलग लगा। मतलब ये इलेक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, अकाउंटेबिलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। चुनाव जीतो और वो झूठ बोल के देखो। अरे काला धन आएगा, 15-15 लाख देने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, अच्छे दिन लाने वाले थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। क्राइम रेट चरम सीमा तक है। अरे महाराष्ट्र में वीआईपी लेके हमारा जो शिंदे गुट का जो नेता है, ठाणे शहर का शिवसेना का प्रमुख, उसका बीजेपी का गणपत गायकवाड़ एमएलए पुलिस स्टेशन में गोली मारता है, चलाता है, तकदीर उसके वो बाल बच गया। क्या है लॉ एंड ऑर्डर, क्या है? क्राइम रेट महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट, मतलब गए 10, 15, 20 साल में आज तक इतना क्राइम रेट नहीं था जितना आज क्राइम रेट है। आप देखिए, पाठक साहब से पूछते हैं, पाठक साहब के पूछते हैं ये सब। आपने जो गंभीर आरोप लगा दिया, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गए, आपने बोला बिजनेसेस मूविंग, इंडस्ट्रीज मूविंग आउट ऑफ महाराष्ट्र। आरजू खान साहब ने भी, पाठक साहब, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स के बारे में बात किया। बदलापुर हो गए, कल्याण वाले इंसिडेंट हो गए, अब बाबा सिद्दीकी हो गए, बहुत सारे चार्जेस, गंभीर चार्जेस, आरोप है आप पर पाठक साहब। प्रदीप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत लंबा बोला। जो लोग मुंबई को क्राइम कैपिटल बना दिए थे, जो लोग मुंबई को वसूली का अड्डा बना दिए थे, जो लोग दाऊद के पैरोल पे रहते थे, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलाऊंगा, बीच में मत बोलिए। तिवारी साहब प्लीज। जो लोग मुंबई को क्राइम कैपिटल बना दिए थे, जो लोग दाऊद के पैरोल पे पुलिस वालों को रखते थे, जो लोग पूरी मुंबई को तबाह करके रख दिए थे, मुंबई में 750 गैंगस्टर थे, जो लोग रोज गैंग वहां चलती थी, रोज फायरिंग होती थी, रोज लोग मरते थे, इसी कांग्रेस को शर्म नहीं आती है। इसी कांग्रेस के समर्थन से चलती हुई सरकार ने जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए तो इनका मुख्यमंत्री बाहर आकर के बेशर्मी से कहता था कि हमको लोगों के बीच में सांत्वना देने के लिए एक दूसरे लोगों को भी बता दिए कि उनके यहाँ भी बम ब्लास्ट हुए थे। इस तरह की सरकारें चलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिंदे की सरकार पे उंगलियां उठा रहे हैं। 2019 से लेकर के 2022 के बीच में मुंबई और महाराष्ट्र में 163 हत्याएं हुई। 2 साधुओं के हत्याएं लिंचिंग करके मार दिया गया, तड़प के मर गए, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई जांच हुई, ना कुछ हुआ। लोग उसमें उसी तरह से रह गए और ये लोग क्राइम की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव क्राइम की बात कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद के, आपको याद होगी ये घटना कि पटना के चौराहे पे एक आईएएस अधिकारी की किस प्रकार हत्या हुई। रोज अपहरण का केंद्र इस देश, पूरी दुनिया में पटना बना हुआ था। गाड़ी शोरूम से लड़कियों के, अपनी लड़की की शादी में शोरूम से नई गाड़ियां उठा करके डंडे मार करके जबरदस्ती ले आते थे, जो पूरे बिहार को सूर्यास्त, बिहार खत्म, पूरे सूर्यास्त होने के बाद बिहार में कोई निकल नहीं सकता था, अपने चरम पे क्राइम था। वो लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं।
जो लोग इस देश में दंगे फसाद के लिए जाने जाते थे, 1700 दंगे लालू प्रसाद के राज में हुए। 15 साल के राज में 1700 दंगे लालू प्रसाद ने करवाए, हिंदू मुस्लिम करवाए। इसलिए कि हिंदू, उसी समय लालू प्रसाद के राज में ही वहां पे रणवीर सेना बनी, वहां पे दलितों और सवर्णों का संघर्ष हुआ, लाखों लोग उसमें घर द्वार छोड़ दिए, लाखों लोग मारे गए। इतना बड़ा झूठ। इनकी और कांग्रेस की मिली भगत यही तो रहती थी। ये लोग इसीलिए पूरे देश में इतने कॉन्फिडेंस से झूठ भारतीय जनता पार्टी बीच में मत बोलो, नहीं तो बोलने नहीं दूंगा। बीच में जो बोलेगा अपनी बारी में बोलो, आपकी बारी आएगी तो बोलो। बोलने की तो कम से कम मर्यादा रखिए। आरजू खान साहब रुकिए, बोलने की मर्यादा रखिए। आरजू खान आप बड़े मैं आता हूं आपके। बोलने की मर्यादा को सही रखिए, बोलने की मर्यादा को सही रखिए। आप प्रधानमंत्री आपके पास आता हूं, बोल देना वो सही था और मेरी मर्यादा हो जाती है। आरजू खान साहब प्लीज रुकिए, मैं आपके पास आता हूं। वो मर्यादा में नहीं बोलिए बोलिए के साथ मैंने उनका नाम लिया। आरजू खान साहब के साथ मैंने उनका नाम। आरजू खान साहब रुकिए ना प्लीज, सुनो। बीच में सुनिए, मैं आपके पास आता हूं। गलत बोलिएगा तो मैं इंटरप्ट करूंगा। बीच में इंटरप्ट मत करो। आप अगर बोलिएगा तो मैं करूंगा। आरजू खान साहब तुम चढ़ाक पे तो मत आइए। आरजू खान साहब तुम चढ़ाक पे तो मत आइए। आरजू खान साहब तुम चढ़ाक पे मत आइए। आरजू खान साहब रुकिए ना, आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। कौन सा तुम तड़ाक बोले? बोलिए पाठक साहब बोलिए। क्या तुम तड़ाक बोल दिए? पाठक साहब रिकॉर्डिंग कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पाठक साहब मुद्दे पर आइए प्लीज, मुद्दे पर आइए। मैं मर्यादा में बोलता हूँ, मुद्दे पर आइए पाठक साहब, मुद्दे प्लीज, पाठक साहब प्लीज। लोगों ने मुंबई को, पूरे देश को क्राइम कैपिटल बना दिया था। इस देश में 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पे माओवाद फैला हुआ था। माओवादी रोज हत्याएं करते थे। आज माओवाद कहां गया? इसी कांग्रेस के समय में पूरे देश में माओवाद फैला था। पूरा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद होते थे। रोज नॉर्थ ईस्ट जलता था, रोज नॉर्थ ईस्ट बंद रहता था, रोज मुंबई बंद रहता था। मुंबई के अंदर जब 26/11 हुए तो प्रधानमंत्री एक शब्द बोल नहीं पाए, और ये लोग मुंबई के सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, मुंबई के क्राइम की बात कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है मुंबई की बात करते हुए? इसी मुंबई में रोज बम ब्लास्ट होते थे, इसी मुंबई के अंदर रोज वसूली होती थी। 2.5 साल की सरकार ने, जो इनके गृह मंत्री थे, उन्होंने, गृह मंत्री ने ये ऑर्डर दिया कि मुझे 100 करोड़ रुपए महीने वसूली करके चाहिए। वहां के जो पुलिस कमिश्नर था उसने बाकायदे कोर्ट में जाकर के ये बयान दिया, उस पे जेल गए, 1.5 साल जेल में रह के आए इनके गृह मंत्री। और ये लोग बात कर रहे हैं क्राइम की, और उसकी 2.5 साल मुख्यमंत्री घर में बैठ करके, जब कोविड फैला हुआ था, जिस मुख्यमंत्री को लोगों के बीच में रहना था, लोगों की सेवा करनी थी, प्रदीप जी पूरे 2.5 साल में मुख्यमंत्री 2 दिन मंत्रालय गया है। पूरे 2.5 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री जी 2 दिन गए हैं। फेसबुक से सरकार चलाते थे। ये फेसबुक से सरकार चलाने वाले हमको सीख दे रहे हैं। और जो किसानों की बात कर रहे हैं, इसी महाराष्ट्र के अंदर इनकी 15 साल की गवर्नमेंट के अंदर न डाई मिलती थी, न यूरिया मिलती थी, न किसानों को कोई साधन था, न उनके कभी दाम मिलते थे। आज यूरिया 2014 के बाद से सबको उपलब्ध है, डाई सबको उपलब्ध है। आज किसान को पूरा उसका रेट मिल रहा है, 26 चीजों पे एमएसपी मिल रही है किसानों के। ये लोग क्या किए? खेत में जाकर के फोटो खिंचवाने के अलावा इनके पास था क्या देने के लिए? इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को लूटने के अलावा, ये तीनों महाराष्ट्र को लूटने के अलावा किया क्या इन्होंने? लूटने के अलावा किया ही क्या? लूटने के अलावा किया क्या आपने? आरजू खान साहब, इंडिया अलायंस ने लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। आरजू खान साहब, पूरे दुनिया में सिर्फ इनके घोटालों की ही चर्चा होती थी, पूरी मीडिया सिर्फ इनके घोटालों की चर्चा करती थी। और ये लोग, और मुंबई को इन्होंने क्राइम कैपिटल बना के रखा था। आज एक घटना पे बता रहे हैं कि हो हल्ला कर रहे हैं, और जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। बाबा सिद्दीकी से, उनके परिवार से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जब वो आते थे नागपुर तो मेरे घर आते थे, उनके लड़के से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, निशान से।
वो दोनों बाप बेटों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जब भी आते थे तो हम लोगों के साथ बैठते थे। और वो पार्टी लाइन की बातें छोड़ दीजिए, वो हम लोगों के साथ थे, हमारे बीच के थे। उनके जाने का सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को है, पूरे देश और पूरे महाराष्ट्र को है। लेकिन हमारी सरकार ने 2 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया, और सारा का सारा गैंग आज पकड़ा जा रहा है। हम उस पाठक तरह के साहब, मैं लोग आरजू नहीं खान है कि साहब को उनको पूछता बचाने वाले हूं, लोग आरोप तो हैं। उन्होंने लगा। पाठक साहब, अब उनसे बात बोलो। आरजू खान साहब बोलिए, आपने सुना पाठक साहब ने जो चार्ज लगा दिए, आप बेताबी से मैं शुरू में ही मैंने कह दिया कि इतने कॉन्फिडेंस से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल सकती है। हम एनसीआरबी के डेटा के आधार पर बात करेंगे, वो डेटा जो कि भारत सरकार का डेटा है। एनसीआरबी का डेटा 2005 से पहले का, जो 2000 सन से लेकर 2005 में जब हमने इनको दिया बिहार एनडीए समर्थित सरकार को नीतीश कुमार जी के साथ, उनका एनसीआरबी का डेटा देख ले और अपने दिमाग खोल ले बेहतर तरीके से कि 1 लाख पे 135 क्राइम होते थे, आज 277 क्राइम है। ये राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा भारत सरकार का है। और दूसरी चीज, ये बोलते हैं कि करनी सेना हमने बनाया। अरे गरीब, वंचित और शोषितों की आवाज है लालू प्रसाद यादव। करनी सेना आपके मनुवादी सोच का नतीजा है, और वह आज भी है जिसको आप शोषित और पोषित करते हैं। आप बात करते हैं हमको, अरे उस वक्त जो है ना, गरीब को, शोषित वंचित समाज को खाट पे बैठने की इजाजत नहीं थी। बिहार के अंदर कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। उसको आवाज दिया लालू प्रसाद यादव ने। आप उसकी हिस्ट्री देख लीजिए। और आज का तो फर्क है ही है, पहले की चीजों में और आज की चीजों में फर्क है। आप किसी को करप्शन करके विदेश भेज देते हो, आपके अपने संपोषित और संरक्षित करते हो। नीरव मोदी, विजय माल्या और कौन कौन लोग हैं, हजारों करोड़ ढकलवा देते हो, लेकिन चार्जेस कुछ नहीं लगते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, और उनको देश में आज नहीं ला पाते। 10 साल से ज्यादा हो गया। ये इनके खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं, जिन्होंने बार बार टीवी पे आके कहा कि हम उसको वापस लेके आएंगे। देश के संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार देशवासी के, गरीब और वंचित और शोषित और किसानों का है। किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में लोग आत्महत्या करते हैं किसान, और ये बताएंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने चीजों पे दे रहे हैं। देश का किसान बैठा था, इतने दिनों तक बैठा था, इतने किसान मर गए, एक संवेदना की बात इन्होंने नहीं की, और इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी भी नहीं दी। और ये ऐसे आके झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करते हैं, और ये किसानों के हित ऐसी कब से हो गए? ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ माफ करते हैं, ये किसानों की कहां से बात करते हैं? ये तो अडानी अंबानी के इशारे पे चलने वाले लोग हैं, और ये बात करते हैं देश के अन्नदाताओं के बारे में बात करते हैं। अरे मनवादी सोच से बाहर निकलिए, सामंतवादी विचारधारा से आगे निकलिए। और लालू प्रसाद यादव को इसी इतिहास के लिए याद किया जाता है कि वो गरीब, पिछड़े, वंचित और शोषितों के लिए आवाज दिए थे, और आज भी है। और एनसीआरबी का डेटा आप पढ़िए। और आपने इतना काम किया 18 से 20 सालों के शासन सत्ता में बिहार में, तो आप बताइए, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? बिहार किस प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार वासियों की। सबसे ज्यादा आपके काम करने के बाद भी 20 साल के बाद सबसे ज्यादा पलायन करने वाला नौजवान और मजदूरों का प्रदेश क्यों बना है बिहार प्रदेश? बताइए, हंगर इंडेक्स में क्यों पीछे है बिहार प्रदेश? ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्यों पीछे है? बताइए बिहार प्रदेश। आप बताइएगा ये सब चीजें। 20 साल की है ना अपने राज, 18 से 20 साल। बताइए आप, ये करप्शन का सिस्टम है, आप संपोषित करने वाले लोग हैं। और बताइए कि जिसको जिसको आपने कहा भ्रष्टाचारी, पूरे देश में ये एविडेंस है पब्लिक में कि आपने उसको डिप्टी सीएम बनाया, आपने उसको मिनिस्टर बनाया। सारे सीबीआईडी के दाग धुल जाते हैं। ये है आपका घिनौना, बदनुमा, बदतमीज सा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा। फिर बदतमीजी किए आप, फिर बदतमीज बोले। अभी मैं बोलूंगा आरजू खान साहब, गोपाल तिवारी जी, जो चारा चोर था, जो हम भगाते नहीं है, हम भगाते नहीं है, हम देश के लोगों को भगाते नहीं है पैसा देके। सजायाफ्ता था। हम भारत में संवैधानिक तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी सलामत हम लड़ते हैं, हम लड़ते हैं, हम संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। देश से बाहर नहीं भगाते, देश का पैसा लेके बाहर नहीं भगाते, नीरव मोदी, विजय माल्या नहीं बनाते।
हम नहीं बनाते नीलावादी विजय माल्या। हम देश के लोगों का देश का पैसा लेके विदेश नहीं भगाते। आप जानो छगन भुजबल अच्छे लग रहे हैं? छगन भुजबल के दांत धुल गए क्या? अजित पवार के दांत धुल गए क्या? अरे कौन सी वॉशिंग मशीन है? कौन सी वॉशिंग मशीन है? अरे भ्रष्टाचार की कौन सी वॉशिंग मशीन है? अजित पवार को जेल में डालने वाले थे ना, छगन भुजबल को जेल में डालने वाले थे ना। देश का पैसा लेके नीरव मोदी को भगाते हो, नीरव मोदी को भगाते हो, विजय माल्या को भगाते हो, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर देते हो। आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, आप कैसे भगाते हो? कितना पैसा लेके भगा है? कितना दिया बताइए ना, कितना लिया पैसा? कितना पैसा लिया विजय माल्या को भगाने में? नीरव मोदी के नाम को भगाने में कितना पैसा लिया बताइए ना, कितना पैसा लिया? अरे एयरपोर्ट को गिरवी कितने पैसे में दिया? सेना की जमीन को तुमने कितने पैसे में गिरवी रखवाया? पैसे में बेचा? गोपाल तिवारी जी आप कुछ बोलने वाले थे? गोपाल तिवारी जी, आरजू खान साहब जरा गोपाल जी को सुनिए, गोपाल जी को सुनिए, गोपाल जी को सुनिए। आरजू खान साहब, गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी आप बोलना चाहते थे, आप बोलना चाहते थे। पाठक साहब जब सुनिए ना, पाठक साहब सुनिए, पुणे पाठक साहब सुनिए, आरजू खान साहब सुनिए, आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दे। आरजू खान साहब सुनिए, म्यूट हो जाएगा। 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। आरजू खान जी सुनिए, गोपाल जी बोलिए। हाँ प्रदीप जी, देखो प्रदीप जी, बोलो। अभी हमारे पाठक जी ने अनाप शनाप आरोप लगाए। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। इन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के बारे में 100 करोड़ और अरे भाई परमवीर सिंह को किसने वापस लिया? अनिल देशमुख के बारे में क्या किया है? कोर्ट ने उनको 1.5 साल के बाद कोर्ट ने जो लताड़ लगाई इनको इससे सबक नहीं सीख पाए क्या? ये अनिल देशमुख को कोर्ट ने कोई दोषी ठहराया क्या? नहीं ठहराया। ये क्या बात कर रहे हैं? और अगर इतना क्राइम रेट बढ़ गया है तो आपने क्या किया? 10 साल में भ्रष्टाचार के क्राइम रेट के ऊपर किसी के खिलाफ FIR किया क्या? नहीं किया। अरे भैया मसूर जैश ए मोहम्मद की मसूर सैयद को आपने कंधार में छोड़ा, आपने क्या किया? और आप बोल रहे थे भ्रष्टाचार। आपने कहा था कि जो विधवा जो सैनिकों की जगह है वो अशोक चौहान जी के बारे में उनको तो आपने रेड कारपेट डाल के राज्यसभा दी। आपको भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है। आप भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करने वाली पार्टी है। झूठ फरेब का बिल्कुल उसका चेहरा पार्टी है ये। और ये क्या बोल रहे हैं? आपने कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल में कोई कार्रवाई की? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, मैं भी खाऊंगा, आप भी खाओ, देश को बेच के लूटेंगे, ऐसी स्थिति है आपकी। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपने पुलवामा में 40 निहत्थे हिंदू जवानों को मरवा दिया आपने। सत्यपाल मलिक का जवाब है क्या आपके पास? सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए, आप कितने बेशर्मी से आप वोटों की राजनीति करते हो। पुलवामा में 40 जवान मरवा दिया आपने। शर्म आनी चाहिए आपके। ये धोखाधड़ी का चेहरा है। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? अजित पवार के बारे में आपके प्रधानमंत्री कहते हैं 70,000 करोड़ का धोखा दिया। 8 दिन के अंदर उनको आप डिप्टी CM बनाते हैं। अरे क्या मतलब? अरे एक के खिलाफ भी आप सबूत नहीं कर पाए। आप महाराष्ट्र का इलेक्शन वही डर से नहीं ले पाए। महाराष्ट्र की जनता ने आपको लोकसभा चुनाव में उसका जवाब दे दिया है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। आप अनाप शनाप लोगों को पैसे से गवर्नमेंट की मशीनरी से यूज करके पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी यूज करे और प्रचार कर रहे हो। आप पूरा जनता का पैसा एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हो। 2-2 मिनट पे आपको एडवर्टाइज डालना पड़ता है। अगर इतनी अच्छी योजना है तो इतने एडवर्टाइज करने की जरूरत क्या है? आपने उसका ना प्रोविजन किया था बजट में,
ना कोई प्रस्ताव लिया, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ओपिनियन लिया है। आप मन माए चाहे जो वो बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो हिसाब से आप लुटा रहे हो और घोषणा डिक्लेयर कर रहे हो। ये जनता आपको बख्शेंगी नहीं। आपने महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू में आप पैसे खा रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए यार। समुंदर में आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नहीं बन पाया आपको। चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी परिस्थिति है, शर्म आनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो आप, ना अरबी समुद्र में स्टैचू बना पाए, ना अंबेडकर मिल में अभी तक स्मारक बन पाया, ना छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी ठीक तरह से नहीं बन पाया। बदलापुर में क्या हो रहा है? आपके लोग कहाँ हैं? आपकी सब संस्था के लोग उसमें दिख रहे हैं और आप उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हो। ये ऐसे ही परिस्थिति महाराष्ट्र की है और इसीलिए आपने महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं लिया। वही डर है आपका, चुनाव आयोग को इस्तेमाल करना, सब संस्थाओं तो को। हरियाणा में क्या हुआ? ये तो आपकी नियत है, ये तो आपकी नियत है। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलवामा में 40 जवानों को मरवा दिया आपने, शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ हरियाणा में? कहाँ गई कांग्रेस? हरियाणा में, पुलवामा में कैसे कहाँ गई क्या कांग्रेस? क्या हुआ नैरेटिव? देवेंद्र सिंह पुलवामा का डिप्टी सीआरएफ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीवाईएसपी, वो देवेंद्र सिंह कहाँ है? पुलवामा का देवेंद्र सिंह कहाँ है? किसान आंदोलन जो कांग्रेस ने खड़ा किया था हरियाणा में समाप्त कर दिया। पहले उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया। जिस राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश में खड़ा किए थे, उसके गांव में बिहार में जाके आप बोली लगाते हैं सत्ता की, बिहार में जाके सत्ता की बोली लगाते हैं। 30,000, 40,000, 50,000, ये क्या लोकतंत्र की राजनीति है क्या? ये 642 वोट बीजेपी को मिले और 8 वोट समाजवादी पार्टी को, 1 वोट आपको राकेश टिकैत के गांव में मिले। और वहां जो हरियाणा में जो पहलवान किसान और जवान की बात करते थे, उसी पहलवान किसान जवान ने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई और वही किसान महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इसी तरह से तड़पते रहो, इसी तरह से झपटे रहो और गाली देते रहो। अपने देश के उद्योगपतियों को गाली दो और सिरोसेस अंकल के गोद में बैठो, इस देश के प्रति साजिश करो। सिरोसेस अंकल से पूछो जो पैसा है राष्ट्रीय संपत्ति में खर्चा करना है, आपका सिरोसेस अंकल वहां से बैठ के बताएगा कि मोदी को हराने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे और मीडिया को देंगे, इनको देंगे। उसी सिरोसेस अंकल के गोद में जाकर के बैठो और उसके बावजूद भी देश की कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय संपत्ति की लूट कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट कर रहे हैं। 2019 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर 2014 में भी ऐसे बोल रहे थे। 2014 में ये महाराष्ट्र की जनता जान रही है कि ये लोग मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते थे। मुंबई को क्राइम कैपिटल बना दिए थे, रोज बम धमाके होते थे, रोज प्रॉब्लम खड़ा होता था। इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने 2014 के बाद से निकाल करके कांग्रेस को फेंक दिया। पाठक जी सुनिए, पाठक जी अभी मुद्दे पर आते हैं, पाठक जी। कैन वी हैव मिस्टर पाठक अलोन ऑन द स्क्रीन प्लीज विद मी? यस यस। पाठक जी, ये आपका परफॉर्मेंस आप देखेंगे रीजन वाइज, कोंकण हो गए, मुंबई हो गए, वेस्टर्न महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ में आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस था। पाठक साहब, विदर्भ में आपका जबरदस्त, हमेशा जबरदस्त, और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी का विदर्भ में है। मगर ये बार आप लोकसभा में सिर्फ एक ही सीट जीत पाए, वो गडकरी जी के। तो क्या आप प्लान्स है कि किस प्रकार से विदर्भ में वापस बीजेपी का वो दबदबा रहे? पाठक साहब देखिए जिस तरह से हरियाणा में हुआ, हरियाणा में तो ये पहले दिन से सरकार बना रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थे, कोई मुद्दा नहीं था, हम सरकार बना रहे हैं और बीजेपी को 10 सीटें मीडिया से लेकर के
बाकी के सभी लोग, कांग्रेस तो 12 सीटें जीती। मैं एक चैनल पे था पवन खेड़ा के साथ, पवन खेड़ा ने मुझे कहा था कि मैं आपको जबान देता हूं, 12 से अगर 18 सीटों के बीच में अगर आपका आ गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब पूछिए पवन खेड़ा से क्या करेंगे। एक दूसरे चैनल पे उन्होंने उनकी जो दूसरी महिला जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा था, मैंने अपने एफबी वॉल पे डाला, देख लीजिएगा, उन्होंने बोला कि मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर 15 से 18 सीटें आ गई। सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि 15 से 18 सीटों से ज्यादा अगर हरियाणा में आ गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। और एक नैरेटिव इनका चल गया था संविधान बदलने वाला, ये सबके समझ में आ गया है कि ये लोग झूठा नैरेटिव खड़े कर रहे थे और वो नैरेटिव हरियाणा ने तोड़ करके खत्म कर दिया है, और वही नैरेटिव यहाँ समाप्त होने वाला है पूरी तरह से। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली इस हरियाणा की जनता, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर में इनसे पूछे कितनी सीटें आई है इनकी 7 सीटें आई है, 6 या 7 सीटें आई है। भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें आई है, उनके पास 6-7 सीटें आई है। अगर उनके साथ गठबंधन नहीं होते तो 0 बटा सन्नाटा। कांग्रेस परजीवी पार्टी है। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ ले तो इनको जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट मुकाबला है, इस चुनाव में भी 225 जगह, मैं आपको अभी चुनाव बता रहा हूँ, 200 लोकसभा के अंदर 225 जगह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट फाइट हुआ। 224 जगह, 225 जगह, उसमें कांग्रेस कितनी सीटें जीती? सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें डायरेक्ट फाइट में। ये परजीवी पार्टी है। ये कभी तेजस्वी यादव के कंधे पे, कभी लालू यादव के कंधे पे, कभी यहाँ पे इनके महाविकास आघाड़ी के कंधे पे, कभी उनके कंधे पे, कभी अखिलेश यादव के कंधे पे पैर रख करके ये लोग चढ़ने वाले। ये अकेले कभी चुनाव नहीं जीत सकते, ना अकेले कोई चुनाव ये कर सकते हैं। हरियाणा में अकेले लड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ, अभी ताजा उदाहरण दे रहा हूँ, हरियाणा में अकेले भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के इतिहास में 2 बार जीते हुए पहलवान हरियाणा के इतिहास में सुनो, हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और ये धूल चाट गए। इनका कोई नैरेटिव का, ये लोग देश के खिलाफ नहीं है। और इंटरनेट किसने लाया? पाठक जी, मैं आरजू खान साहब माइग्रेशन, प्लीज गेट आरजू खान साहब ऑन द स्क्रीन, प्लीज। मी एंड आरजू खान साहब, इंजीनियरिंग, प्लीज, इंजीनियरिंग, गेट मी एंड आरजू खान साहब ऑन द स्क्रीन। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को देखा, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को चलती है इंजीनियरिंग। अच्छा, आरजू खान साहब, नहीं मिला। तेजस्वी यादव जी ने माइग्रेशन का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। बिहार से हर साल 5 करोड़ बिहारी माइग्रेट करते हैं आउट ऑफ बिहार नौकरी के लिए, और ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि डबल इंजन एनडीए का फेलियर है। क्या सच्चाई है माइग्रेशन के, देश के बाहर, बिहार के बाहर? सच्चाई आपको मालूम है, आपको डेटा मालूम है, हम तो उसी पे बात कर रहे हैं ना, ये तो सच्चाई है। मैं जवाब दूं उसका। आरजू खान साहब, पाठक जी जरा रुकिए, मैं आरजू खान साहब जो डिस्क्राइब किया फिर आपके पास आता हूं। बोलिए जी, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं प्रदीप जी कह रहा हूं कि ये तो डेटा है, वो भारत सरकार का डेटा है। आप 18 से 20 सालों तक हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों फेल है क्या? इतना सब कुछ होने के, मैंने तो बताया कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऐसा पहला प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट होते हैं लोग, वो बिहार प्रदेश है। तो ये बताए ना, ये सत्ता में बैठे हुए लोग, केंद्र सरकार से लेके बिहार की सत्ता में 20 सालों से बैठे हुए लोग, कैसा क्यों हो रहा है अगर आप काम कर रहे हैं तो। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो हमारे वरिष्ठ हैं वो बोल रहे थे, ये सेलेक्टिव इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। आप यूनियन टेरिटरी बनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, आर्टिकल 370 हटाते हैं। आप तो कश्मीर में प्लॉट खरीदवा रहे थे ना, और इलेक्शन भी लेट से करवाते हैं, और लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, और उसके बाद भी आप हारते हैं। ये बड़े बड़े दावे और वादे कहां चले गए? और हरियाणा में आपके बड़े बड़े जो चेहरे थे ना, जो थे वो टूट चुके हैं।
वो टूट चुके कितनी हैं, सीटें जीते? आप धराशायी हो चुके हैं। कितनी सीटें आपने आपके जीता? बड़े बड़े, सुन लीजिए अजीत जी, सुन आपने कितनी लीजिए सीटें जीती? अजीत जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए अजीत जी, सुन लीजिए अजीत जी, सुन लीजिए सीटें जम्मू कश्मीर में जीत के आए। अजीत जी, आप सरकार नहीं बना रहे हैं, आप सरकार नहीं बना रहे अरे हैं, सरकार बनाने आप नहीं बना रहे हैं। क्या वो आर्टिकल 370 का, क्या वो आर्टिकल 370 का बड़ी बड़ी बातें कहाँ चली गई? यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद बातें कहाँ चली गई? वहां के लोगों को इलेक्शन से वंचित रखा गया इतना दिन, उसके बाद भी हार, उसके बाद भी हार, उसके बाद भी हार। आप उसकी भी तो बात करो ना। अरे हरियाणा में आपके बड़े बड़े दिग्गज हार गए, बड़े बड़े पुल ढह गए, आप उसकी भी बात करो ना। आप यही तो है कि आप लोग कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, जब सामना हो गया तो आप चिल्लाइएगा, हार गए, आप थरथराइएगा, आप थरथराइएगा। अरे महाराष्ट्र में आपने धोखा दिया, महाराष्ट्र में आपने बाबा साहेब के वारिस के बीच में छल धोखा, महाराष्ट्र के लोग अब वो खंजर निकाल के आपको घोप देंगे। आरजू खान साहब, पाठक साहब माइग्रेशन पे बोलने वाले थे आप। पाठक साहब माइग्रेशन पे बोल हम तो वही बोल रहे हैं कि जम्मू में अब भारतीय जनता पार्टी हार गई है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। मैं तो वही बोल रहा हूँ। हटाने के बाद, वहाँ प्लाट खरीदवाने के बाद भी आप हार गए, बड़े बड़े वादे करने के बाद भी आप हार गए। आप जीत गए हैं, आप जीते हैं, आप जम्मू में जीते हैं। आरजू खान साहब सुनिए ना, आरजू खान साहब उनका जवाब सुनिए। आप आपके बड़े बड़े दिग्गज साहब इसको कबूल कर लीजिए। जनता का जनादेश सर माथे रखिए ना कि हरियाणा में आपके बड़े बड़े दिग्गज हार गए। पाठक जी सुनिए, पाठक जी सुनिए, पाठक जी, पाठक जी, पाठक जी सुनिए, पाठक जी के वारिस के बीच में खंजर भोंका। नहीं सुनिए ना, आई एम गेटिंग दिस रिप्लाई। इंजीनियरिंग, पाठक जी सुनिए, पाठक जी माइग्रेशन पे आपका क्या रीजनिंग है? आपने बोला कि माइग्रेशन जो बिहार से 5 करोड़ लोग एवरी ईयर निकल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट का, तो क्या ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है देश के बाहर? आरजू खान साहब ने कहा कि माइग्रेशन हो रहा है फेलियर ऑफ एनडीए। आप क्या रीजन बताते हो पाठक साहब? देखिए, एक तो इनका डाटा झूठा है। 5 करोड़ अगर हर साल निकलते तो अब तक कोई बिहार में रह ही नहीं जाता। अरे सर, ये हमारा डेटा नहीं है, सर ये हमारा डेटा नहीं है, सर ये हमारा डेटा नहीं है। बिहार में बिहार की आबादी पहले कंक्लूड कर लीजिए ना, ये हमारा डेटा नहीं है, निकल जाते हैं ये हमारा डेटा नहीं है। ये मेरा थोड़ा डेटा है, भारत सरकार का। इंजीनियरिंग प्लीज कीप इंजीनियरिंग आउट। झूठ बोलने के लिए देश में जाने जाते हैं। बोलिए बोलिए। ये लोग तेजस्वी यादव जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। ये जो 9वीं फेल तेजस्वी नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े हैं, 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 नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। कितने लोग बताइए, पाठक जी सुनिए, पाठक जी, पाठक जी कि अगर हर साल 5 करोड़ लोग वहां से निकल जाते हैं तो 9वीं फेल के प्रवक्ता से पूछिए कि बिहार की जनता पॉपुलेशन कितना है और नरेंद्र मोदी जी कितने पास, नरेंद्र मोदी जी कितने पास, नरेंद्र मोदी जी कितने पास, नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े तेजस्वी, 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 नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े तेजस्वी। अच्छा, गोपाल तिवारी जी, your performance, गोपाल तिवारी जी, आपका परफॉर्मेंस मुंबई कोंकण में थोड़ा कम है। आपने 2-2 सीट गए बार जीते थे। वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपका अच्छा परफॉर्मेंस है और विदर्भ में आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी मराठवाड़ा हो, खानदेश हो और कोंकण हो, हाउ आर यू गोइंग टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस? कैसे देखते हो आप गोपाल तिवारी? देखो, हमने जिनको कांग्रेस ने जो ताकत दी थी कोंकण में,
वो लोग अभी बीजेपी के पास चले गए। उनको पहले तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, फिर नारायण राणे को उनको मिनिस्ट्री भी दे दी, इनको बाप बेटे को, उनको सबको। अभी रही बात पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाने की, तो आज का हमारा जो प्रायोरिटी है वो महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन और लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, महाराष्ट्र राज्य बचाना है। उसमें हम हमारे कलीग जो पार्टी है उनको ताकत देंगे। एक बार सत्ता आने के बाद हर कोई पार्टी को अपना अपना फ्रीडम है कि वो अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो अभी जो हमारा जो बात है, तो वो अभी जो विनायक राव शिवसेना के वहां के कैंडिडेट है, वहां पे वो जो लोग है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे या पवार साहब, जहां पे भी जिनकी स्ट्रेंथ है वहां पे हम ताकत देंगे और बाद में अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाने की सोचेंगे। ये हमारा क्लियर एजेंडा है और कुछ। बट गोपाल जी, महायुति जब भी एमवीएफ फाइट्स टुगेदर, देखा कि आपका सीट ज्यादा आ रहा है। जैसे लोकसभा में यू गेन द मैक्सिमम, आप 17 सीट लड़े, 13 में जीत गए। बट नेचुरली कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी। 10 साल हमने काम किया है। देश का ऐसा कोना नहीं है कि जहां पे कांग्रेस है। अभी 10 बार चुन के आने के बाद भी 2 बार चुन के आने वाला अगर आदमी 10 बार चुन के आने वाले को अगर चैलेंज करता हो, तो इसमें हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ऐसा है ना। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी हम जानते हैं, ये हमारी मैच्योरिटी जिम्मेदारी है देश को बचाना। क्योंकि ये लोग आजादी मिलते समय कहाँ थे? ये नहीं थे ना। तो देश को तो आजादी दिलाने में कांग्रेस का योगदान है। तो हमको ज्यादा एहसास है, लोकतंत्र का एहसास है, जिम्मेदारी है। हमें संविधान बचाना है। ये तो संविधान तोड़ मरोड़ कर रख के लैटरल एंट्री करके रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। देश की राष्ट्रीय संपत्ति जैसे अपने पिताजी की संपत्ति है वो हिसाब से लूट रहे हैं। तो ये चोरों को, ये दगाबाजों को, इनको दूर रखना है और देश को संभालना है। ये हमारी प्रायोरिटी और कुछ नहीं। I'll come to राहुल जी उसके बारे में पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। 5-5 हजार किलोमीटर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की। और ये हम हमारे एजेंडे पे भी है ना कि बहनों को मदद करना। हम तो अपना फर्ज समझ के कर रहे हैं। संजय गांधी निराधार योजना हो या बहनों के प्रति योजना हो, लेकिन वो उसको एक सिस्टम होती है ना सर। आखिरी मिनट में पगले जैसे कुछ भी करते हैं। अरे इन्होंने जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए थे, तो इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। जो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन में 2019 में 54 राष्ट्रवादी के जो एमएलए पवार साहब के साथ चुन के आए, वो 40 उसमें से अजित पवार के साथ चले गए। वो 40 लोगों को जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया, उनको मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति की लूट कर रही है, इसके खिलाफ मैंडेट दिया था। लेकिन इन्होंने जनता से प्रताड़ना करते, दगाबाजी करते उनको अपनी तरफ फेर लिया। तो वहां पे 40 लोगों के वहां पे तो इनको अभी आना ही नहीं है। इन्होंने धोखाबाजी की है, दगाबाजी की है। और ये तो वो जनता वहां कैसे, किस मुंह से करेंगे? और ये भी इनको भी धोखा देंगे। आज देखो वहां पे एकनाथ शिंदे ने रामटेक में आशीष जायसवाल को डिक्लेयर किया है। वहां पे बीजेपी उभर के सामने आ गई। तो इनका तो रोज झगड़े हो रहे सर। छगन भुजबल खुद, इनका जो नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उन्होंने खुद अपने होम मिनिस्टर को सुना है। थोड़ी भी शर्म आ रही है ना? तो छगन भुजबल को कुछ सुनाएंगे नहीं तो अरे उनकी पार्टी के अलायंस के खुद नेता उनको सुना रहे हैं कि लॉ ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो चुका है। और मैंने पिछली बार भी दैनिक भास्कर का यहाँ कैमरे पे बताया था। और ये कर रहे हैं हरियाणा की बात। तो हरियाणा में हमको 14 में 16% वोट थे, 19 में हमको 28% थे, अभी 39% हो गए। और इनको 39.94 और हमें 39.4 है। फिर 0.90 का फर्क है। और कम से कम 10-12 केसेस चुनाव आयोग के सामने हैं, जहां से 40, 200 वोट से चुनाव हारे हम। पाठक साहब, ना अर्जु खान साहब जरा रुकिए, जरा 2 मिनट सुनिए ना। अर्जु खान साहब इंटरप्ट मत कीजिए। पाठक साहब बोलिए। हमें 7% वोट थे। 2014 में हमारे पास
हमारे पास 26% वोट आए। 2019 में हमारे पास 37% वोट आए। 2029 में हमारे पास 39% वोट आए। तो वोट परसेंट किसका बढ़ा? 2009 में 7% से लेकर हम शायद 39% तक पहुंचे। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? यहीं पे 2009 में हमारे पास वोट परसेंट महाराष्ट्र के अंदर 16% थे। 2017 इनके पास 26%, 27% वोट थे। हमारे पास वोट बैंक 2019 में आते आते हमारे पास 26% हो गए और ये आ गए 16% पे। आज भी लोकसभा के अंदर इनको 16% वोट मिले हैं, हमको 26% वोट मिले हैं। तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये परजीवी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट इनका मुकाबला हो तो ये एक सीट नहीं जीत पाएंगे। वो दिखा दिया पूरे देश में और हरियाणा के अंदर वो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि किस तरह से सुशासन पे हरियाणा की जनता और देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को लेकर के आई है। बीच का 2.5 साल छोड़ दिया जाए तो 2014 से 2024 तक इस महाराष्ट्र के अंदर, और वो भी जनादेश चुरा करके ले जाने वालों को इस महाराष्ट्र की जनता ने अभी इनको इलेक्शन जनादेश के भारतीय जनता पार्टी के पीठ में चूना घोंपने वाले आप लोग हो। इसलिए उद्धव ठाकरे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता उनको निकाल करके फेंक देगी। प्रदीप जी, मैं दूसरे चैनल पे जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रदीप जी, अजय जी, ओके अजय, प्रदीप जी थैंक यू, मुझे दूसरे चैनल पे जाना कोई बात नहीं। यस आरजू खान साहब, वो माइग्रेशन पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। 5 करोड़ डिस्प्यूट फिगर है आरजू खान साहब। बट गोपाल जी मैं आप पे आता हूं। क्या व्हाट आर द प्लान्स? बिकॉज पश्चिम महाराष्ट्र में जहां पुणे वगैरह आपसे हो, आपका अच्छा परफॉर्मेंस था। आपने विदर्भ के बाद पश्चिम महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस लिया। क्या आपने कहा कि व्हाट आर आप कौन से, बिकॉज आप लाड़की बहन को के सामने शायद आपके ये प्रतिज्ञा पत्र में ये लिखे आने वाले कि महालक्ष्मी योजना, क्या महालक्ष्मी योजना लाड़की बहन को टक्कर दे पाएगा? गोपाल जी, प्रदीप जी, हाँ बोलिए। हाँ देखो, हमने जो कर्नाटक में जहां हमारा जो हमने पहले से संजय गांधी निराधार योजना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमने ही लाई थी 84 में, जब बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले जब सीएम थे तब। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन के लास्ट मिनट पे वोटों की चाहत से हम अनाप शनाप बातें रखे। उसका कोई प्रोसेस होता है। मैंने कहा उसका कोई प्रोसीजर, एक मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो में जो आप डिक्लेयर कीजिए तो वो ठीक ले, ये उसका प्रोविजन है। बजट कहाँ से लाएंगे? आज देखो इतनी गरीब, मैंने कहा जीएसटी तो इतना बढ़ा दिया इन्होंने, जो शादी मतलब दही हो, पनीर हो, खाने पीने की चीज हो, ब्रेड हो, अरे हॉस्पिटल के ऊपर आज तक कभी जिंदगी में जीएसटी दिया था पहले इसके कांग्रेस सरकार ने? कुछ नहीं। तो सर ये बस तो गोपाल जी, अभी तो ये पूरा सत्ता का दुरुपयोग करके इलेक्शन कमिश्नर का ऊपर दबाव डाल के ये अपने हथकंडे अपना के ये चुनाव को सामने जा रहे हैं। और गोपाल जी, क्योंकि अगर रहता है तो इन्होंने पहले एक साथ चुनाव करना था। अब तक तो महाराष्ट्र का चुनाव भी होना चाहिए था, नहीं हुआ ना। तो ये क्या कर रहे हैं? जब आप बिन बुलाए जैसे चीफ जस्टिस के घर पे गणेश जी के दर्शन के बहाने जाते हो, तो आपकी शर्मो हया कहाँ गई? आप मतलब इतना मतलब, अरे कमाल है आपकी। मतलब आप 70 साल में ऐसा नहीं हुआ था जो ये मोदी सरकार के राज में हो रहा है। आप लैटरल एंट्री करके संविधान को ताक पे रख रहे हो और संविधान कर रहे हो। जो कल आपकी जो फडणवीस की जो महाराष्ट्र के सब पेपर में जो एडवर्टाइज थी, उसमें क्या लिखा आपने? उसमें स्वतंत्रता कहाँ गई? समानता सिर्फ लिखा है आपने। और ये तो बातें हैं
तो ये सही नहीं लगती है। आपका जो जनता को गुमराह करने की कोशिश है वो लोगों के समझ में आ रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की बीजेपी की जो टेंडेंसी है वो समझ में आ रही है। अरे उनके खुद के अलायंस के पार्टी के ऊपर भी नीयत साफ नहीं है उनकी, और ये क्या करते, जब 30 साल शिवसेना के साथ में रहते हुए भी उनको धोखा दे दिया। जेपी नड्डा बोल रहे हम प्रादेशिक पक्षों को, पार्टियों को खत्म कर देंगे। अमित शाह बोल रहे 29 को हमारी कांग्रेस के, आज का देखो, आज का डिसीजन 12 जो एमएलसी की सीटें थी 5 ही भर पाए। क्यों नहीं भर पाए? क्योंकि उनको पता था कि इससे पार्टी फूट जाएगी और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और वो भी अभी भी संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हाईकोर्ट में मामला है, उसका भी कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा उनको भी, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पा रहे। तो ये बात है, और कुछ गोपाल जी, आई वांट योर टेक ऑन ये जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हुआ, आई वांट योर टेक ऑन दैट। क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल से, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं, राहुल जी ने भी आलोचना किया कि जेल के अंदर से कैसे एक आदमी ऑपरेट कर रहे हैं और कैसे इंस्ट्रक्शन देके किसी को मरवा रहे हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सचमुच कोलैप्स है? और यू फाइंड दिस अ बिगर कॉन्स्पिरेसी है, बड़ा कॉन्स्पिरेसी है लॉरेंस बिश्नोई? हाउ डू यू सी दैट? कौन, मैं बोलना है? हाँ, आपको बोलना है गोपाल जी। हाँ, अब देखो, एक तरफ महाराष्ट्र की पुलिस उनको इन्वेस्टिगेशन करके 2 लोगों को पकड़ा। अभी जो हमारे पाठक जी बहुत ताव से बोल रहे थे, लेकिन ये गुजरात में रह के बिश्नोई ये क्या चला रहे? अंडरवर्ल्ड की राजनीति हो रही है। उनको इतनी आजादी है। जो गुजरात के जेल में बैठा है वो बिश्नोई कहता है कि वो गैंगवार अभी भी करवाता है। तो कहाँ है गुजरात की लॉ ऑर्डर? क्या कर रही है? खास जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह है वो गुजरात के है, और वो बिश्नोई है, तो वो बिश्नोई तो गुजरात के जेल में बंद है और वहां से वो कर रहे हैं, और आप खुलेआम देख रहे हैं और फिर बोलते हैं आप कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये गुंडा राज किसने लाया? ड्रग कहाँ पे? वो गुजरात के अडानी पोर्ट पे जो पुंद्रा ये है पोर्ट है, वो वहां पे कितने ड्रग पकड़े जा रहे हैं? महाराष्ट्र में कितने ड्रग पकड़े जा रहे हैं? क्या हो रहा है? जो भी पूना में, बंबई में अभी ड्रग के पब के खिलाफ आंदोलन किया था वो बंद कर दिया था। हमारे रविंद्र धंगेकर और उनके सहयोगी हमारे कांग्रेस के नेता और सुषमा अंधारे जी ने वो जो हफ्ते जा रहे हैं उनकी लिस्ट पड़ी थी अभी कुछ दिन पहले। क्या हुआ उसका? कहां से कितना हफ्ता जाता है पुना के पब वालों को, पुलिस को, एक्साइज वालों को? उसकी लिस्ट पड़ी थी। तो क्या हुआ उसका? क्या होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की? यस गोपाल जी, आई एग्री विथ यू। ये होम मिनिस्टर, आपका प्रश्न बहुत सही है। वी थैंक गोपाल तिवारी जी बीइंग ऑन द शो। इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्प्ले। गोपाल जी, आपने जबरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा। थैंक यू फॉर सो मच बीइंग ऑन द शो। विद वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। गोपाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। Thank you. As we always say, it's the fundamental duty of all political parties to see that the Constitution, the pillars of the Constitution are protected.